जानना चाहूँगा कि आपने भारत को, इंडिया को, मतलब जब से देख रहे हैं, अपने बचपन से अभी तक क्या बदलाव उसमें आपको नज़र आ रहा है? बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। अब हमारा जो बचपन गुजरा गांव में, तो उस समय गांव में जमींदारी प्रथा का प्रभाव था और जमींदारी प्रथा के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं जो गांव की होती हैं वो बिल्कुल अलग थी आज के कंपैरिजन में, आज की तुलना में। जैसे कि गांव में जमींदार ही सर्वप्रथम होता था, बाकी जो लोग थे उसके अंतर्गत या तो उसके रैयत थे, रियाया थे, टेनेंट थे, या उसके यहाँ काम के ऊपर निर्भर थे। काम जो था वो अधिकांशतः वही था जो आज भी है। करीब आज भी करीब 46% लोग खेती पर निर्भर हैं और उस समय 80% के आसपास लोग खेती पर ही निर्भर थे, बाकी लोग मजदूरी करते थे और 4-5% लोग ही ऐसे थे जो जमींदार थे। तो व्यवस्था एक प्रकार से फ्यूडल थी और उसमें कुछ ही परिवारों का और कुछ ही जातियों का प्रभुत्व था। जमींदार जाति अधिकतर ऊंची जाति के लोग थे, या तो वो कहीं राजपूत थे, क्षत्रिय थे, कहीं ब्राह्मण थे और बहुत कम ऐसे स्थान पर था जहाँ पर कि मध्यम जाति के लोग या नीची जाति जिसे कहते हैं, आज भी कहना चाहिए, यदि जो तुलनात्मक ढंग से उस समय नीचे माने जाते थे, वो प्रायः नहीं के बराबर प्रभुत्व में थे। अब उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो तब हुआ जब कांग्रेस का राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ हुआ, आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से, और आंतरिक जो व्यवस्थाएं ऐसी थी जो कि प्रोडक्टिव नहीं थी, काम करके नहीं आगे प्रभुत्व में आए थे। जो लोग सिर्फ पुश्तैनी धन या पुश्तैनी जो उनके बने बनाए अधिकार थे उसके आधार पर ऊपर आए थे, ऐसे लोगों का उन्मूलन करके एक ऐसे समाज की स्थापना करना उनका लक्ष्य था जिसमें काम के आधार पर लोगों को उनका स्टेटस या उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो निर्धारित की जाए, न कि जन्म के आधार पर। तो ये प्रक्रिया जो थी एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन दो दिशाओं में था। एक तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन करना और दूसरा सामाजिक जो प्रभुत्व का संस्तरण था उसमें परिवर्तन लाना। तो ये दोनों साथ साथ उभरे, लेकिन मैंने ये देखा कि गांव में इसका प्रभाव पहले धूमिल था। यद्यप लोगों के भीतर ये भावना थी कि परिवर्तन लाई जाए, लेकिन उसकी वो अभिव्यक्ति नहीं करते थे क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं था बाहर से। लेकिन जब कांग्रेस का आंदोलन शुरू हुआ तो उन्हें एक सपोर्ट मिला और इस तरह से उनका मुखरित रूप से वो आगे आए कि परिवर्तन लाया जाए, नया समाज स्थापित किया जाए और कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो बढ़ता गया। गांव में मैंने देखा कि इस स्थिति में फिर राजनीतिक माहौल उत्पन्न हुआ और उस राजनीतिक माहौल से ही परिवर्तन की तरफ उन्मुखता लोगों की बहुत बढ़ी और उनके अंदर एक ऐसी भावना आई
कि हम भी अपने परिवर्तन लाए। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। यद्यपि इसको लोगों ने समग्रता के रूप में तो लिखा है इस पर, लेकिन जो इकाइयों के रूप में अलग अलग गांव में जो परिवर्तन हुए उसके जो आयाम अलग अलग थे उस पर बहुत लिखाई नहीं की जा सकी है। क्योंकि जो हमारे मानव शास्त्री थे या समाज शास्त्री थे वो वही अध्ययन कर सकते थे जहाँ पर वो स्थापित थे, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी ज़्यादा थी, किताबी अध्ययन बहुत कम था। तो मेरा अपना अध्ययन जो है वो गांव से ही शुरू हुआ, और चालूखेरा गांव था जिसके ऊपर मैंने लिखा है। और उसमें चूँकि मैं गांव से ही था इसलिए जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं और जो व्यवस्थात्मक प्रक्रियाएं हैं उन दोनों का अध्ययन मैंने किया है। और उसके आधार पर फिर जो गांव से आगे निकल करके मुझे इस बात का आभास हुआ, इस बात की एक चेतनता आई कि अधिकतर उस समय ये गाँव का अध्ययन, एक इकाई का अध्ययन, एक ट्राइब का अध्ययन और एक इकाइयों की अध्ययन का प्रचलन हुआ भारतवर्ष में। तो देखिएगा वो बहुत कुछ विदेशी अध्ययन की प्रक्रिया से प्रभावित था। अधिकतर ये मेरे विचार में ये अमेरिका में जो मानव शास्त्री थे उन्होंने काफ़ी इस पर भारतवर्ष में आकर के बहुत सारे अध्ययन किए और उसी पद्धति से वो अध्ययन किए, जैसा कि उन्होंने अमेरिका में मैक्सिको में ट्राइब्स या इकाइयों का अध्ययन किया था। तो चूँकि वहाँ पर उन्होंने इकाई, समाज की इकाई के रूप में जो कम्युनिटीज़ थी उनका अध्ययन किया था, तो उसी आधार पर जात का भी अध्ययन यहाँ शुरू किया। अब इन अध्ययनों को मैं पढ़ाता रहा। जो उस समय सामाजिक परिवर्तन का पाठ्यक्रम था उसमें इस पर किस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसका ही विवेचन किया जाता था, उसी की अपेक्षा थी। और वो मैंने कई वर्षों तक पढ़ाया। और फिर मुझे इस बात का आभास होता रहा कि ये इकाइयों का ही अध्ययन है, क्या भारतवर्ष का पूरा कोई अध्ययन नहीं हो सकता? क्योंकि भारतवर्ष जो है उसकी अपनी एक स्थापना है, उसका एक स्वरूप है। तो क्या ये स्वरूप इसमें उद्धृत नहीं होता? इकाइयों का जो हम एक ट्राइब, एक जाति, एक रीजन, इसका पढ़ाते हैं, इस पर जो बहुत सारा लिखा जाता था। उस समय लिखते भी लोग इसी पर थे, अमेरिका में खासतौर से इसी आधार पर लिखते थे। जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड है, ऑस्कर लेविस है, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग ये विलेज को एक यूनिटी मान करके चले। अब इस पर ये पद्धति क्यों असरदार हुई भारतवर्ष में, इस पर भारतवर्ष के अपने जो मानव शास्त्र थे, जो समाज शास्त्री थे, उनमें कुछ लोग अवश्य थे जिन्होंने इसी कमजोरी को समझा और कहा। जैसे कि हमारे सेंसस कमिश्नर्स थे, तो हिंदी में वो या भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में वो यहाँ की जो जनसंख्या है और उसका कैसे विस्तरण होता है, जो उसका कैसे अध्ययन किया जाए, उस पर काफ़ी ध्यान दिया। और वहीं से एक मनोभावना उत्पन्न हुई कि
पूरे भारत का अध्ययन होना चाहिए। इकाइयों के अध्ययन से ही पूरा उसका पिक्चर जो है वो नहीं उभरता है। तो फिर पूरे भारतवर्ष के अध्ययन में मात्र ये जनगणना जो होती थी वही एक आधार था भारतवर्ष के बारे में समझने के लिए। कुछ हद तक ट्राइब्स का भी अध्ययन किया अंग्रेजों ने, और उन अध्ययनों में उसको मूल्यांकन किया जाए तो लगता है कि भारतीयता की जो अस्मिता है वो कम है, लेकिन अलग अलग इकाइयों में भारत जो है बटा हुआ उसका मुखर अधिक है। कुल मिलकर के उसके पीछे एक छद्म भावना सी लगती है कि यह कहा जाए कि भारतवर्ष में कोई एकात्मक या कोई एक समग्रता की व्यवस्था न हो करके इकाइयों की ही व्यवस्था है, और इन इकाइयों के आधार पर जब उन्हें एक इकट्ठा करके देखा जाता है तो उससे भारत को अध्ययन किया जा सकता है। यह एक कमी थी, क्योंकि उसमें जो भारतीयता का की समग्रता का पक्ष है, यहाँ की जो पुरानी परिपाटी रही है, हमारे यहाँ जो सिविलाइजेशन रहा है, उसके प्रति इंडिफरेंस मुखरित होता है। तो मैं अपने ही जो पढ़ाता था कई साल तक सामाजिक परिवर्तन और भारतीय समाज पर लेक्चर देता रहा, तो ये कभी हमको महसूस होती रही कि ये जैसे जानबूझकर है या अनजाने में ही है। इस नाते है कि जिन लोगों ने अमेरिकी मानव शास्त्रियों ने भारतवर्ष में अध्ययन किया, उन्होंने ही मेक्सिको में किया था, उन्होंने वहाँ के इंडियंस के बारे में अध्ययन किया था, अमेरिका के रेड इंडियंस जो कहते हैं, तो वही पद्धति यहाँ लागू कर दी। या इसके पीछे भी एक उपनिवेशवादी वृत्ति है, कॉलोनियल माइंडेडनेस है कि भारतवर्ष में वो उसकी अपनी आंतरिक अस्मिता को ना लोगों के प्रति मुखरित किया जाए, क्योंकि इससे उपनिवेशवाद पर अंग्रेजों का जो महत्व है यहाँ उस पर प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। एक प्रकार से इसको लक्ष्य था कि जो आंदोलन होते हैं स्वतंत्रता के और उपनिवेशवाद के खिलाफ जो भावना होती है वो दबी रखी जाए, जिससे कि जो अंग्रेजी प्रभाव है वो बना रहे, अंग्रेजी प्रभुत्व बना रहे। साथ ही साथ यदि उस प्रकार 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के भारतवर्ष में जो ये सब ये सब हो रहे थे, उसमें ये भी ये भावना थी कि भारत को एक स्वरूप है, इसका एक समग्रता है, ये भावना ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि यदि ये बढ़ता है तो ये जो हमारे उपनिवेशवादी जो हमारी वृत्ति है कि यहाँ पर अपना प्रभुत्व रखा जाए। प्रभुत्व कैसा रखा जाए? प्रभुत्व दो प्रकार का था, एक तो राजनीतिक प्रभुत्व था और दूसरा उससे भी बड़ी बात जिस पर कि उनका लक्ष्य था वो था सांस्कृतिक प्रभुत्व, उपनिवेशवाद। तो कल्चरल कॉलोनियलिज्म और साथ साथ पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म। तो पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म में तो वो सफल रहे, क्योंकि वो सारा तंत्र अपने कब्जे में कर लिया था अंग्रेजों ने। लेकिन जो कल्चरल कॉलोनियलिज्म है उसमें डिंग डोंग चलता रहा, क्योंकि बार बार कोशिशों करते थे जनगणना के माध्यम से या
सेटलमेंट रिपोर्ट जो गांव जो डिस्ट्रिक्ट्स के बनाए, बहुत सारे सेटलमेंट रिपोर्ट, जिससे कि ज़मीन किसके पास है और ज़मींदार कौन है, कौन टेनेंट है, इसको लेकर के जो सर्वेक्षण करते थे, इन सब के माध्यम से बहुत कोशिश हुई अंग्रेज़ों के टाइम में और अंग्रेज़ों के तंत्र के द्वारा कि ये भावना भारतवर्ष उत्पन्न की जाए कि जो अंग्रेज ये सब कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात हो रही है उनके उत्थान के लिए, हिंदुस्तानियों के ऊपर उठने के लिए परोपकार कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन ये उसमें अंग्रेज लोग सफल नहीं हुए और उसमें गांधी जी का जो उदय था, गांधी जी का आना, वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि थी भारतवर्ष की कि गांधी जैसे एक आंदोलनकारी और चिंतन करने वाले व्यक्ति आए और उसके साथ साथ कांग्रेस के और भी नेता, उसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग आए और इन लोगों ने एक नई चेतना उत्पन्न किया भारतवर्ष में। उसमें गांधी जी का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। वो इसलिए कि चिंतन में गांधी तो बहुत आधुनिक थे, उसमें टेक्नोलॉजी, साइंस, सब के बारे में उनकी विचार है, उनका लक्ष्य था। लीजिए आप लोग, लीजिए, लेते रहे चाय वगैरह, गिलास उठा लो। तो टेक्नोलॉजिकल जो गोल है या उद्देश्य है, उसमें गांधी जी रोक टोक नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो सांस्कृतिक सामाजिक जो स्वरूप है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा असर डाला और जो अपने व्यक्तिगत जीवन शैली उन्होंने बनाई, धोती और आधे ऊपर नंगे वस्त्र और कभी कभी तो चप्पल ही पहन करके बहुत बड़ी दंडी यात्रा, बहुत सारी यात्राएं और उन यात्राओं के द्वारा और अपने जो वेशभूषा है, अपनी जीवन शैली के द्वारा एक सिंबल, एक प्रतीक भारतवर्ष में दिया। और वो प्रतीक था सादा जीवन हो, अपनी संस्कृति से जुड़ाव हो, अपनी सभ्यता को मुखरित करने की हमारा लक्ष्य हो, लेकिन जो भी नए नए टेक्नोलॉजी, साइंस, जो नए अवधारणाएं, नए विचार, उनकी वो विश्व के स्तर पर उसको स्वीकार करना और उसको भारतवर्ष में परिवर्तन लाने के लिए उसका उपयोग करना, ये उसके साथ साथ ही हो। तो ये लक्ष्य जो गांधी जी ने रखा, वो भारतवर्ष में परिवर्तन का एक माध्यम हो गया, एक उसका मॉडल सा हो गया और उसने भारतवर्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से और एक तरह से आंतरिक ढंग से विचारों और सांस्कृतिक बिंबों के ढंग से नई मुखरता दी, नया स्वरूप दिया। तो इस सब प्रभाव के कारण भारतवर्ष में जो परिवर्तन आए और जो भी प्रक्रियाएं बाद में कांग्रेस आंदोलन के द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाने लगी, वह सब इससे प्रभावित हुए। अब मुझे याद है गांव में
कांग्रेस का आंदोलन जब शुरू हुआ जी तो उस समय मैं गांव में ही था। जी और सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये था कि कांग्रेस के आंदोलन के नाते जमींदारी प्रभाव जो है वो गांव में बहुत ज़ोरदार ढंग से घटने लगा। जी जी यहाँ तक कि जब गांधी जी का हमारे क्षेत्र में एक बार आए, जी वो ज़िला हमारा जो उस समय था बस्ती, अब तो सिद्धार्थनगर हो गया है, जी 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 तो बस्ती तक वो आए और लाखों की संख्या में लोग जी सड़कों पर, जी जी रेलवे लाइन के अगल बगल और नदियों के किनारे बहुत भीड़, जी जी और इतना बड़ा प्रभाव था उनका कि देखा कि जमींदार लोग भी अपना छोड़ करके पुराना जो रहन सहन है जी 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 उनके विचारों से प्रभावित होकर के परिवर्तन लाने लगे। तो गांधी जी का प्रभाव भारतवर्ष में परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब गांधी जी ने भारतीय पारंपरिक शैली का एक जीवन चित्र अपने व्यक्तित्व से मुखरित किया। जी दूसरी तरफ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी बहुत ही आगे बढ़ाया है, जी खासतौर से तो उन्हीं के नाते जी जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जी 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 तो गांधी जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। जी तो एक तरह से उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू में अपनी जी एक उसकी उनकी अपनी उपलब्धि थी, जी उनका अपना एक विजन था। जी उनकी किताबें देखी जाए अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार है जी और कैसे वो भारतवर्ष को समझे, जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, आई केम टू इंडिया वाया द वेस्ट। ओके जी 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 भारतवर्ष को मैं पश्चिम समझने के लिए मैं पाश्चात्य जो अवधारणाएं थी उनको समझते हुए आया। अच्छा जी 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 तो ये एक बात तो जी मानना होगा कि आई केम टू इंडिया वाया द वेस्ट। वहाँ पर गांधी जी से और जवाहरलाल नेहरू के से में थोड़ा फर्क दिखाई पड़ता है। जी गांधी जी ने कभी नहीं कहा आई केम टू इंडिया वाया द वेस्ट। जी गांधी ने इंडिया भारतीयता के संदर्भ में बराबर वो देखते लगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पाश्चात्य शिक्षा से जी जानते, वही डिग्रियाँ जो जवाहरलाल नेहरू ने ली थी वही गांधी जी से भी ली थी। जी वो भी बाराटला थे, जी 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 लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं इस बात को अभिव्यक्ति दिया कि वेस्ट से वह आया। हालांकि विचारों में वेस्ट ने प्रभाव सबके ऊपर डाला, चाहे वो गांधी जी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को लिखा है अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। अब ये कहना कि इंडिया को हम डिस्कवर कर रहे हैं, जी ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मुलेशन है, रचना है कि इंडिया स्वाभाविक रूप से जी पूरी तरह से लोगों को समझ में नहीं आता। उसके पीछे जो उपनिवेशवादी प्रक्रिया थी वो बहुत कुछ उसका कारण है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडिया को समझा जाए। इंडिया इसीलिए जो पहले के जो आंदोलन हुए, कांग्रेस का आंदोलन या गांव में परिवर्तन के जो परिपाटी शुरू हुई, उसके पीछे डेलिबरेशन का महत्व था। जी 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 और स्वाभाविकता स्वतः जो
एक प्रक्रिया होती है वो एकदम से जी कि जो आंतरिक उसकी स्वभाव से जो उद्धरित हो, जी ये प्रक्रिया होते हुए भी बनी हुई थी गांव में, लेकिन उसको मुखरित करने के लिए एक मॉडल चाहिए जी और वो मॉडल नेताओं ने दिया। अलग अलग नेताओं ने उसको अपने ढंग से रखा, लेकिन कुल मिलाकर के एक भारतवर्ष को एक इकाई के रूप में, भारतवर्ष की इकाई के रूप में आगे बढ़ाना, यह लक्ष्य हुआ। तो वही लक्ष्य आगे चल कर के फिर आज़ादी की लड़ाई तक बराबर उसको मुखरित होती रही, उसमें बदलाव आते रहे और लोगों की चेतनता बढ़ती रही और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन होता रहा। ये सब मिला करके एक ऐसी स्थिति में हुआ जब भारतवर्ष में अंग्रेज चले गए, आज़ादी मिल गई। अब आज़ादी मिलने के साथ ही साथ यहाँ पर गणराज्य व्यवस्था जिसकी जड़ अंग्रेज़ों ने कुछ मध्यम ढंग से अपने स्वार्थ से मिलते जुलते ढंग से बनाया था, उसको और मुखरित किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का उदय हुआ, डेमोक्रेसी की अपनी आधारशिला बनी और इलेक्शन का प्रोसेस जो शुरू हुआ उसे नया परिवर्तन आया। क्योंकि पार्टी के आधार पर इलेक्शन हो, इलेक्शन से पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंटेरियंस हो, ये जो प्रोविंसेस हैं उनमें भी असेंबलीज में चुनाव हो। तो ये चुनाव जो होना शुरू हुआ कि हम अपने अधिकारियों को खुद चुनेंगे, ये बहुत बड़ा सामाजिक और मानसिक परिवर्तन था और इससे पूरे देश में एक नई चेतना आई और वो चेतना जो है वही भारतवर्ष की इस समय की जो धुरी है उसका आधार है। तो डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, असेंबलीज, लोकल इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव और ये रिप्रेजेंटेटिव गांव से लेकर के नेशन तक, विलेज टू द नेशन। गांव में प्रधान के चुनाव, डिस्ट्रिक्ट में पहले लंबरदारी प्रथा थी अंग्रेज़ों के टाइम में, अब प्रधान की प्रथा हुई। असेंबलीज में मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और राष्ट्र के आधार पर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। तो ये जो क्रम से नीचे से लेकर के ऊपर तक जो जनतांत्रिक प्रक्रिया, जनतांत्रिक व्यवस्था आई, उससे बड़ा परिवर्तन हुआ। लोगों में दो प्रकार की भावनाएं हुई। एक तरफ तो वो इसमें की शक्ति हम में है, हम चुनते हैं, हम जो चाहते हैं वैसा होना चाहिए, और दूसरी तरफ कि हम चुने गए हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश को, सिर्फ अपने को ही नहीं पूरे देश को। तो इस प्रकार से जो देश जनित जो है पूरा एक भावना, राष्ट्रीयता की भावना, ये उधर से। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चलती हुई अभी तक जो है भारत को नई शक्ति देती है। और इसके वही बात जो पहले गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था, नेहरू जिसके प्रतीक थे कि टेक्नोलॉजी और साइंस ही एक स्थिति है जिससे देश आगे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी और साइंस को ही हमें बढ़ाना है। और इस पर गांधी जी इसको सपोर्ट करते थे, लेकिन इसको चारों तरफ इसका प्रचार करना, इसकी स्थापना करना, नए नए संस्थाओं को भारतवर्ष में स्थापित करना, जैसे साइंस कांग्रेस कराना,
ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाना, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, इस तरह की संस्थाओं की स्थापना होना, जिससे कि भारतवर्ष का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से हो और वैज्ञानिकता के तरफ, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों का झुकाव हो। ये बात, ये लक्ष्य लेकर के ये हमारे नेता आगे बढ़े, और उसी के नाते भारतवर्ष आज एक ऐसी स्थिति में है कि जहाँ पर हमारा जो नई युवा पीढ़ी है वो पूरे विश्व में कहीं भी, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो क्रिएटिव आर्ट्स में हो, वो पीछे नहीं रहते, क्योंकि उसकी मानसिकता, उसकी जो शिक्षा है वो प्रारंभ से ही इस आधार पर बनी हुई है। उसमें स्वाभिमान है और साथ ही साथ जो समाज परिकता है, सामाजिकता है, और जिसमें दूसरों के प्रति अपनत्व की भावना बनाए रखना लक्ष्य है। ऐसे माहौल में, सामाजिक और सांस्कृतिक मानसिक माहौल में ये जो नई पीढ़ी आई है वो आज भारतवर्ष के शक्ति का एक आधार बना हुआ है। और मेरे विचार में कई तरह के दबाव, जो उसमें आर्थिक दबाव बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद नई पीढ़ी आगे बढ़ने के लिए उद्भव उसमें भावना है। और आर्थिक परिवर्तन की दिशा अगर देखी जाए तो भारतवर्ष में, जब मैं जिस समय की बात में कहता हूँ 19वीं शताब्दी के अंत का, 20वीं शताब्दी की प्रारंभ का, उस समय जो आर्थिक स्थिति थी देश की, उसमें देश में साधन तो थे, लेकिन वो आर्थिक शक्ति नहीं बन पाती थी। जो साधन आर्थिक शक्ति में नहीं परिवर्तित हो पाते थे, क्योंकि संस्थाएं ऐसी नहीं थी जो उसको आगे बढ़ाए। तो जो नया परिवर्तन आया उसमें ऐसी संस्थाओं को जन्म दिया, इसके साथ साथ ऐसे नेताओं को पैदा किया, और साथ ही साथ ऐसी भावना का उदय हुआ जिससे कि आर्थिक शक्ति को आगे बढ़ाया जाए। आर्थिक शक्ति के बारे में गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो लोग इस पर अलग अलग विचार रखते थे। गांधी जी का विचार था कि जो पुराने हमारे जो तौर तरीके थे, जो हिंद स्वराज में जिसका वर्णन करते हैं, काम करने के, हमारी जो पुरानी अपनी टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर ही हम आर्थिक व्यवस्था को, इंडस्ट्रीज को, बल्कि वो इंडस्ट्रीज के, बड़े इंडस्ट्रीज के खिलाफ फेवर में नहीं थे गांधी जी। वो इसके फेवर में थे कि ऐसा काम करने का पार्टी चलाई जाए जिसमें लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर खुद मालिक हो, टेक्नोलॉजी ऊपर ना मालिकाना प्रभाव डाले। ये लक्ष्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें टाइम कम था देश को परिवर्तन की तरफ, और दुनिया में जो हो रहा था उसको देखते हुए इतना समय नहीं भारतवर्ष के पास था कि ये
इस मॉडल को जब तक होता नहीं तब तक नए परिवर्तन लाया ना जाए। जी यही पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के विचारों में थोड़ा फर्क पड़ता है। जी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू इम्पेशेंट आदमी थे। जी जी वो रुकना नहीं चाहते थे, वो इंतजार नहीं करना चाहते जी थे, जी 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 परिवर्तन लाया जाए। जी जी और उसमें उसके रहते उन्होंने नई इंडस्ट्रीज, नई साइंस टेक्नोलॉजी की संस्थाएं जी। और नए जो उससे संबंधित जी जो साधन हैं उन पर बहुत ध्यान दिया और उसके लिए उन्होंने कहा कि अभी से लागू करो, जी 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 इसके लिए हम जी, इंतजार नहीं कर जी सकते। जी तो इसलिए नेहरू का जो गांधी और नेहरू के विचार एक थे, जी लेकिन तरीके काम करने के दो अलग अलग थे। जी, जी। और नेहरूवादी प्रभाव जल्दी बढ़ा क्योंकि लोग तैयार थे परिवर्तन लाने के लिए, सबका ये लक्ष्य था, जी। कोई इंतजार नहीं करना जी चाहता था। जी 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 तो इसलिए नेहरूवादी विचारधारा से परिवर्तन भारतवर्ष में आया। जी। लेकिन सर इसमें जैसे नेहरू जैसे गांधी जी रहे, तो जैसे देश में जो एक देश की जो संस्कृति थी, जैसे आपने ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर चेंज किताब एक पढ़ रहा था, तो जैसे मॉडर्नाइजेशन के जो इम्पैक्ट वेस्ट में जो बुरे प्रभाव पड़े, हाँ, गांधी जी के जो भारत के लिए जो हिंदू स्वराज में या जो भी उनका मॉडल था, उसमें एक दूसरे भारत की कल्पना थी। हाँ, जो 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 अभी जो आधुनिकता से, अगर पाश्चात्य जगत में भी जो आधुनिकता के जो अभी मॉडल हैं उन पे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, लेकिन गांधी जी के मॉडल जो उस समय के थे अभी भी सार्थक लग रहे हैं। और हमने गांधी जी के मार्ग को क्या लगता है कि छोड़ दिया है हमने, और नेहरू के ही मार्ग पे आ गए। वो बात सही है कि लोग आज गांधी को जी ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ख़ास तौर से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो जी। कुप्रभाव हुए हैं जी जी वो कैसे ना होते जी और साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रभाव को जी इस हद तक न बढ़ने दिया जाए कि सभ्यता पर उसका गलत असर पड़े। जी ये विचार पहले भी थे, जी क्योंकि गांधी जी ही नहीं, उस समय अमेरिका में जी ये जो सुधारक थे जी उनके अंदर जो क्वेकर्स थे जी और जी लोग जी थे, जी जी उनका भी विचार ऐसा ही था। लेकिन समस्या ये थी कि जैसा कि मैंने कहा कि समय कम था परिवर्तन लाने के लिए। अगर प्रतिस्पर्धा जो विश्व के स्तर पर हो रही थी, उससे और अपने जिसमें जियो पॉलिटिक्स बहुत जी महत्वपूर्ण है कि कुछ देश अगर जल्दी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो भारतवर्ष पर उसका खूब प्रभाव पड़ेगा, असर डालेंगे जी भारतवर्ष की जो हम स्वतंत्र ढंग से जो अपना जो स्थान जी, है विश्व जी, में जी, जी। उस पर असर पड़ेगा। जी। समय नहीं था इतना कि उसके लिए, जी तो अपना मॉडल जब तक पूरा विकसित नहीं हो जाता तब तक इंतजार करते रहो, इसके लिए समय नहीं था। इस वजह से इसीलिए नेहरू का मॉडल जो है जी वो भारतवर्ष में लोगों ने जल्दी स्वीकार किया। जी गांधी जी का मॉडल एक ऐसा महत्वपूर्ण मॉडल है जो कि भारतवर्ष के ही लिए नहीं विश्व के भर के लिए जी आवश्यक है। जी और आज वही हो रहा है कि विश्व भर के लोग गांधी जी के मॉडल को स्वीकार करते हैं। उस समय वो देश जो कि आगे बढ़े हुए थे वो परवाह नहीं करते थे। जी गांधी जी ने जी, बहुत उस समय जी, तमाम जी, सत्याग्रह करना पड़ा उनको जगह जी, जगह जी, पर। जी, 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 अफ्रीका में सत्याग्रह, जी, भारतवर्ष जी, में जी, सत्याग्रह, दंडी मार्च, जी जी बहुत कुछ भारत जी। करना पड़ा।
बिहार में जाकर के किसानों के बीच में गांधी जी ने परिवर्तन की एक नई प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश की, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। इन सब के बावजूद लोग इस बात से भी चिंतित होते हैं कि सिर्फ हम कहाँ हैं वो महत्वपूर्ण है, हम दूसरों की तुलना में कहाँ हैं ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये तुलनात्मक जो विचार थे कि हम कहाँ हैं, अमेरिका कहाँ जा रहा है, चाइना कहाँ जा रहा है, जापान कहाँ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ जा रहा है, उससे हम कैसे पीछे हैं, कब तक हम इंतजार कर सकते हैं, ये इन बातों ने प्रभाव डाला। तो परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ हम स्वतंत्र हैं धीरे धीरे अपने ढंग से परिवर्तन लाने के लिए, हम दबाव में भी रहते हैं कि और लोग भी परिवर्तन ला रहे हैं, और यदि हम पीछे रह गए तो वो उसका कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो यहीं पर गांधीयन मॉडल और नेहरूवियन मॉडल में फर्क हो जाता है। नेहरू इम्पेशेंट व्यक्ति थे, इम्पेशेंट नेता थे, वो इंतजार करने वाले नेता नहीं थे। मुझे याद है हमारे क्षेत्र में जब मैं नवीं कक्षा में पढ़ता था, 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ जो स्कूल है वो नदी के किनारे है, राप्ती नदी। राप्ती नदी के किनारे नेहरू जी का भाषण था। लेकिन हमारे स्कूल में हम बच्चों ने नेहरू जी को चाय पिलाने के लिए बुला रखा था। तो बिस्कुट उस्कुट था। और नेहरू इतने वो थे कि व्यस्त होते हुए भी स्कूल में आए, और हम लोगों ने पंडित नेहरू को चाय दिया। चाय थोड़ा क्या, न तो चीनी न तो मिल्क, डिकॉक्शन, सिर्फ वो डिकॉक्शन उन्होंने थोड़ा सा सिप किया, और हम लोगों को थपथपा कर सके निकल गए, बाहर आ गए, अपने गाड़ी में बैठ गए। नदी जो है वहाँ से 1-2 फरलांग की दूरी पर है हमारे स्कूल से। लाखों की भीड़, और कुछ लोकल जमींदार लोग इंथुजियास्ट थे, तो घोड़ा वोड़ा लेकर के उनकी अगवानी करने के लिए गाड़ी उनके पीछे किनारे किनारे वो दौड़ाना शुरू किया। धूल पैदा हुआ, धूल पैदा हुआ तो नेहरू ने गाड़ी रोकी और एक को पकड़ के खींचे नीचे गिराया। अच्छा, बंद करो ये सब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस तरह के आदमी थे। वो गांधी जी की तरह से नहीं, तो एक्टिव थे। खींच के गिरा दिया उस घुड़सवार को। उसके बाद पीछे चलो, फिर आगे गए, वहाँ गए तो मुझे याद है क्योंकि मैं 98 में था, तो हम लोग क्यूरियस थे, भाग करके लगे रहते थे किनारे। तो वहाँ पहुँचे तो एक आध लोग